हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस एसी जनरेटर. बेटा, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि शायद इसमें जनरेट हो रहा है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट. तो नाम से लगता है कि इट इज़ जनरेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट. एक्चुअली क्या है कि व्हेन यू सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, सो उसमें क्या आता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्रिएट हुई, तो वो हमारे उस लॉ को क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है. सो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, there is conversion of energy, there is transformation of energy from mechanical to electrical. So इसमें हम कहते हुए यही हैं कि AC generator is a device which converts mechanical energy into alternating electrical energy. तो इसमें कन्वर्शन हो रही है मैकेनिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो नाउ वेन एवर यू सी एनी डिवाइस, तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, इट्स बेसिक प्रिंसिपल. तो एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जो प्रिंसिपल है इसका, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज. तो अब डिवाइस में उसके बाद उसका क्या आ जाता है, डिफरेंट पार्ट्स, कि व्हाट आर द वेरियस parts of this AC generator. So we are taking here only the basics. तो बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है आर्मेचर. आर्मेचर हम किसे कहते हैं, दिस इज ए कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. तो किसकी टर्न्स हैं, टर्न्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड ओवर, किसके ऊपर लिपटी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर, बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर. तो एक कॉइल लेनी है हमने इसमें. तो कॉइल में एक टर्न की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लाइक दिस, कि जैसे अब आप देख लीजिए कि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, इसके ऊपर हमने इस तरीके से वायर को लपेटा है. जैसे ये एक टर्न आ गई बेटे, उसके बाद ये उसमें क्या आ गई, दूसरी टर्न आ गई. तो इस तरीके से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर. सो दिस इज known as armature. Then the second point is the field magnet. तो सेकेंड इसमें क्या है, फील्ड मैग्नेट. सो इसमें क्या लिखते हैं, टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एंड कॉइल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट. Then the third part is slip rings, R1 and R2. ये जो rings हैं, these rings are of brass. अब जैसे मैं यहाँ पर हम लेंगे तो we will take like this, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास आ गई आर्मेचर, ये आपके पास क्या है, आर्मेचर है. नो डाउट इसमें अंदर जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे कि हमने कहा. तो अब आप ये ले लो, तो ये आर्मेचर आ गई. तो अब यहाँ पर दो रिंग्स हैं ऐसे बने हुए, दीज आर द टू रिंग्स हियर लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो रिंग्स हैं ये किसकी हैं, ब्रास की. अब इसमें एक जो जैसे ये कॉइल बेटा है ABCD,
तो एक रिंग जो है आप यहाँ ले लो थोड़ा ऊपर करके इसको, के भी ताकि नीचे नजर नहीं आएगा। ये एक रिंग जैसे R1 रिंग जो है AB साइड के साथ लगी, तो जो CD साइड जो है वो R2 के साथ होगी। तो नेचुरली अब ये इसमें से पास होगी, तो इसको मैं डॉटेड शो करूंगी, यानी कि कहने का मतलब कि ये इसको बगैर टच किए इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो दो ब्रास रिंग्स होगी R1 एंड R2. One end of coil is connected to slip ring R1 and other to the slip ring R2. दोनों ब्रास की हैं. Then carbon brushes B1 and B2. So जैसे अब ये कॉइल इसके एंड है, तो यहाँ पर ये ब्रश है B1 और यहाँ पर ये ब्रश है B2. तो ये ब्रशेस किस चीज़ के हैं? कार्बन के. अब इसमें हम ये कहते हैं कि पोजीशन ऑफ दिस ब्रशेस B1 एंड B2 इज फिक्स्ड, whereas rings R1 and R2 will rotate along with rotation of the coil. जैसे मान लीजिए coil is rotating about axis of rotation in clockwise direction, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिंग्स जो भी हैं साथ साथ में रोटेट करेंगे. तो नेचुरली अगर पोजीशन इन कार्बन ब्रशेस की फिक्स है, तो बेटा क्या होगा कि कोई ना कोई जो इसका एंड है रिंग का, वो कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में रहेगा. तो फिफ्थ इसमें आ जाता है लोड रेजिस्टेंस RL. तो लोड रेजिस्टेंस RL क्या है? रेजिस्टेंस अक्रॉस विच आउटपुट इज टू बी टेकन. जैसे ये आपके पास है, तो दिस इज RL लोड रेजिस्टेंस. तो इसमें हमने क्या कहा है? आर्मेचर कॉइल which consists of large number of turns of fine insulated copper wire bound over soft iron core. क्यों इसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा है बेटा? क्योंकि हाँ, क्यों लपेटा है? क्योंकि बेटा उससे जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. उसके बाद हमने फील्ड मैग्नेट लिया, तो यानी कि जैसे ये कॉइल है, तो दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ये जो फील्ड है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल. जो फील्ड मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा बेटा? वो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. उसके बाद स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, ये किस चीज की बनी है? ब्रास की. वन एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू रिंग R1 एंड अदर एंड टू रिंग R2, and these rings will rotate along with rotation of the coil. Then there are carbon brushes whose positions are fixed. So while rotation of the coil, any point, any end of R1 and R2 will be in touch with these brushes. And then there is load resistance RL across which output is to be taken. Sorry. So this is all about the basic different parts, and now we will discuss that what is its theory and how the current will flow through this circuit. किस तरीके से होगा. So now we want to discuss theory and working. So working and theory. तो अब इसमें इफ यू टॉक अबाउट वर्किंग, एक नॉर्मल सी बात है, तो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि लेट अस से कॉइल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जैसे ये देखो जो फील्ड है, फील्ड लाइंस तो आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है, तो पैरेलल है, ठीक है ना. तो जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो ये क्या करेगी? इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी. कट करने का मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स linked with the coil will go on changing. That means magnetic flux linked with the coil will change. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा? Induced EMF will be developed और induced current will flow in the circuit. अब induced EMF या induced current किस डायरेक्शन में होगा? According to Lenz's law,
इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज टू अपोज द कॉज. कॉज क्या है? रोटेशन ऑफ द कॉइल. तो इसलिए बेटा आइदर यू कैन टेक इट फ्रॉम द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और अकॉर्डिंग टू लेंज़'s रूल, अगर कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है then induced current will flow through the coil in anti-clockwise direction. तो ये anti-clockwise direction में, that means यहाँ से आया तो यहाँ से ये इधर गया, तो ये अब किसके साथ? R1 के साथ. R1 से ये V1 में, RL से होता हुआ B2 पे, B2 जो है R2 के कांटेक्ट में, R2 इस एंड पे आ गया. तो इस तरीके से सर्किट के अंदर करंट होगा. तो अब आपने कौन सा करंट लेना है? कौन सा करंट जनरेट हुआ? जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास हो रहा है. सो मैंने इसमें वर्किंग में क्या चीज़ बोली है कि व्हेन कॉइल विल रोटेट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल विल चेंज रोटेशन पे, है ना. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? Induced EMF will develop. That induced EMF will oppose the cause. Cause is motion. It will oppose the rotation of the coil. So इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि if coil is rotating in clockwise direction, then induced current through the coil is flowing in anti-clockwise direction. उल्टा, है ना. हम जो आप बेटा एट द टाइम ऑफ मेक लिखते हो, यही लिखते हो ना कि करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर करंट ग्रो कर रहा है तो वो पॉइंट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आ गया. एंड नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर हाफ रोटेशन? हाफ रोटेशन के बाद बेटा ये दोनों साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना. और उसके साथ रिंग्स चेंज होगी, लेकिन ब्रशेस की पोजीशन तो फिक्स रहेगी, जिससे अब क्या होगा कि जो करंट का फ्लो है थ्रू दिस RL, दैट विल बी in opposite direction. You can see it like this. कि ये देखो, अब आपने ले ली हाफ रोटेशन. हाफ रोटेशन के बाद AB इधर आ गया और CD इधर आ गया. अब आपके पास यहाँ पर ये रिंग्स थी R1 एंड R2. अब AB रिंग जो है ये R1 के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो बेटा R1 के साथ ही रहेगी ना, उसी के साथ चलेगी. और यहाँ पर क्या है इसका ब्रश? V1, जो कि इसके साथ ये यूं फिक्स है. और ये CD जो है R2 के साथ है, तो ये ब्रश B2 है. तो यही है ना. तो आफ्टर हाफ रोटेशन हमने क्या कहा बच्चे? क्या हुआ इसमें? साइड जो है कॉइल के इंटरचेंज होगी, 180 डिग्री से रोटेट हो गए. तो ये पोजीशन आ गई, लेकिन कॉइल तो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. स्टिल कॉइल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगेन द इंड्यूस करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से जाएगा. अब जब ये CD से गया तो CD किसके कांटेक्ट में है? R2 के, और R2 कार्बन ब्रश B2 के साथ. तो ये आ गया, ये आ गया यहाँ B1 पे. B1 किसके कांटेक्ट में है? R1 के. तो यहाँ से ये होते हुए यूं जाएगा. तो अब आप देख सकते हो, क्या देखा? ये देखो कि यहाँ पर RL जो करंट की डायरेक्शन थी, दैट वाज इन दिस एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्या हो रही है? रिवर्स्ड. तो उससे ये करंट कौन सा बन जाएगा बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट. क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसमें हाफ रोटेशन के बाद, यही है ना ऑल्टरनेटिंग करंट. इट इज लाइक दिस. तो इसमें क्या हो रहा है? हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही कि नहीं, वो हमने यहाँ वर्किंग में भी शो कर दिया कि किस तरीके से हो रहा है. ठीक हो गया. तो ये तो मैंने वर्किंग में आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ द current which is taken across load resistance, direction of that current is reversed after every half rotation. So now we will discuss its theory. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरी इसकी, जो हमने ऑलरेडी पहले भी की थी.
थ्योरी में हम ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक हो गया। अब किसी भी मोमेंट पे जो कॉइल है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, राइट, ऐसे है, ठीक हो गया। तो नाउ दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विच इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल। कौन सा एंगल है? थीटा। तो अब अगर आप ये ले रहे हो, अब आप सबसे पहले ये कहोगे कि कॉइल इज रोटेटिंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर मूव कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, with uniform angular velocity omega in clockwise direction, ठीक है। तो अगर मैं किसी मूवमेंट पे देख रही हूँ एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी मूवमेंट टी पे मैंने इसकी पोजीशन ऑब्जर्व की बच्चे, तो फिर थीटा क्या बनेगा? इट विल बी नेचुरली ओमेगा इनटू टी, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया कि कॉइल इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर अल्फा तो आएगा नहीं इसमें, ठीक हो गया। अब देखो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब इस मोमेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल फाई, तो बेटा आपके पास होता है फाई बी डॉट ए। तो बी इज द फील्ड, ए इज एरिया। अब डॉट कॉस ऑफ एंगल, तो अब देखो एरिया इस तरह से है, बी इस तरह से, तो इनमें एंगल कौन सा है? थीटा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n थी, तो इसे मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आपके पास आ गया एन बी ए, थीटा को मैंने लिख दिया ओमेगा टी। तो नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? इट विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये बेटे आपके पास आ गया एन बी ए विद दिस नेगेटिव साइन, आगे क्या है? डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो इट इज माइनस एन बी ए। अब कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ओमेगा टी इनटू क्या आना है बच्चे जब हमने डिफरेंशिएट करना है? डी बाई डी टी। देखो जब आपके पास कॉस ऑफ एनी एंगल, तो उसकी डिफरेंशिएशन आ गई माइनस साइन ऑफ दैट एंगल। उसके बाद जो एंगल है ओमेगा टी, वो भी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो गए, तो एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी? दैट इज ओमेगा। तो यानी कि आपके पास बेटा ये ई आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो थ्योरी बड़े सिंपल सा हमने की है कि हमने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे जो कॉइल है, तो एट एनी इंस्टेंट टी इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल विल बी ओमेगा इनटू टी। तो वहां से हमने फ्लक्स लिखा बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा, और दैट अगर एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ले ली माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, ठीक हो गया। अब इसमें देखो when you are taking this result के E is equal to this, E आपके पास आया n b a omega sin of omega t. Now you know that what is maximum value of sin of omega t? कोई भी sin omega t, कोई भी एंगल हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो इसका मतलब क्या बन गया कि E मैक्सिमम आपके पास किसके बराबर आ गया? एन बी ए ओमेगा, एंड वी कॉल इट एज ई नॉट। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बन गया E इज इक्वल टू
E naught sine of omega t. That means E naught is the peak value of the EMF. और साइन ओमेगा टी आपको पता जहां भी है तो ये कौन सा बनेगी रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इसको ग्राफिकली लोगे बाय टेकिंग टी टाइम अलोंग दिस साइड एंड ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन दिस साइड, तो बेटा ये आपके पास साइन कर्व बनेगा. दिस विल बी द साइन कर्व लाइक दिस. तो इसमें ये आपके पास होगी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज ई नॉट. तो ये करंट जो आया आपके पास, इसकी क्या नेचर बन गई, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मैंने ग्राफिकली जो थ्योरेटिकली है वो भी आपके पास सेम आया है. एंड नाउ व्हाट विल बी करंट, करंट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर. आर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो आपने लोड रेजिस्टेंस ली है क्योंकि उसी के क्रॉस है, तो इट विल बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाय आर. जो कॉइल की रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस नहीं, जो आपकी कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, उसमें से करंट इसमें से पास हो रहा है, तो आर इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. तो रेजिस्टेंस जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुई, तो उसकी रेजिस्टेंस आर है, तो करंट आ गया ई बाय आर. तो दैट मीन यू कैन से आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो I naught peak value of the current will be E naught by R. So this all is about AC generator. और ये जो आपके पास AC generator बेटा आया है, this is known as single phase AC generator. क्या बोलते हैं इसे, सिंगल फेज AC generator. लेकिन आपको पता है आपके घर में जो सप्लाई आ रही है that is 3 phase. सप्लाई क्या होती है, 3 फेज होती है. तो उसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 coil 3 coils आर यूज्ड म्यूचुअली एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर. जैसे मान लीजिए कि दिस इज 1 coil, दिस इज अनदर coil लाइक दिस, एंड दिस इज द थर्ड coil. तो इस तरीके से इसमें 3 coils ले रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है, कोई भी 2 कॉइल्स उनके बीच में एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री. तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आपके पास अगर E1 बेटे बन गया E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो E2 फिर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस. अब 120 डिग्री क्या होता है, 120 डिग्री विल बी 2 पाई बाई 3. पाई मीन्स 180, 180 by 360, तो 2 इंटू, और E3 फिर क्या बनेगा, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, अब 240 लेना है तो 4 पाई बाई 3. ठीक है. तो इसका मतलब हमने सिंपल बेसिक, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो सिंगल फेज AC जनरेटर ही करना है. बट आपसे अगर पूछा जाए कि 3 फेज AC जनरेटर कैसे बनेगा, तो आपने उसमें क्या बता देना है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 coil वी हैव टू टेक 3 coils म्यूचुअली एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, एंड दीज 3 coils आर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन दे विल रोटेट then the EMF produced through the 3 coils will be like this. और जो कमर्शियल जनरेटर्स हैं उसमें क्या होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, कॉयल इज केप्ट फिक्स्ड बट मैग्नेट इज रोटेटिंग. देखो बेटा एक चीज, रिलेटिव मोशन चाहिए ना कॉयल और मैग्नेट में. ये कोई ज़रूरी नहीं कि कॉयल रोटेट करेगी तभी बात बनेगी. देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट, जिससे क्या होगा, magnetic flux linked with coil will change. So this all is about this. अब इसमें एक बात आती है कि इसमें ये कहा गया था कि brushes are taken of carbon. तो why brushes are taken of carbon instead of copper? कि सब कुछ हमने बाकी तो उसके हिसाब से लिया, हमने कहा रिंग्स हमारे पास ब्रास की हैं, कॉयल कॉपर की है, तो फिर ये जो आपने ली ब्रशेज ये कार्बन के क्यों लिए बेटा? वो इसलिए कार्बन ब्रशेज आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑन रबिंग. देखो जब ये जनरेट हो रहा है तो कोई ना कोई एंड जो है स्लिप रिंग का वो क्या कर रहा है,
टच कर रहा है कार्बन ब्रश को, तभी बेटे वहां से करंट आएगा ना उधर। तो जब वो टच कर रहा है तो क्या हो रही है, रबिंग हो रही है। तो बिकॉज ऑन रबिंग दे लीव फाइन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्लिप रिंग। रबिंग से क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स विल बी सेट अप ऑन द स्लिप रिंग्स which serve the purpose of lubrication to reduce the friction between brushes and slip rings. Thus, wear and tear of slip rings is reduced with this help. So, this all is about this AC generator. So, please इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। और अब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं और जो उसके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस of 1 mark, and then in another video we will discuss multiple choice questions. So now please comment in comment box, like, share and subscribe. Thank you.